तो समान अध्ययन के अंतर्गत अब हम 6 सब्जेक्ट को लेकर के आप सभी के क्रम से क्लास करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास का जो आपका टॉपिक है, इसमें आज मैं आपको स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाऊंगा। इतिहास के बाद फिर हमारा जो है अगला सब्जेक्ट आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था का। वहाँ पर कुछ मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको लेकर आया हूँ, अभी रिवील नहीं करूँगा। इसके बाद आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बस ये पता मुझे इसी आधार पे आपको क्लास करवानी है। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो रहेगा, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के, तो स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद बाकी के सारे सब्जेक्ट हैं आपके, पर्यावरण भी है, बायो भी है, इकोनॉमी भी है, सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहला इतिहास का आपका सब टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। आपको सभी को पता है कि मैंने 3 डेट आपको बताई थी। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बंगाल विभाजन पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि 3 डेट याद कर लीजिए। एक तो 20 जुलाई की डेट है, 20 जुलाई 1905 है, 1905 की घटना है। 20 जुलाई के बाद दूसरी डेट आपकी है 7 अगस्त की, ये डेट याद कर लीजिए 1905। और तीसरी डेट मैंने आपको याद कराई थी, बिल्कुल रट जाना है आपको, 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर की। ये 3 डेट आपको यदि याद है, इन्हीं से क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाएगा डेट से। 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे और ब्रिटिश हुकूमत के दरबार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन की निर्णय ले लिया गया था। ये बंगाल है आपका पूरा ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, और ये जो लाइन खींची हुई है येलो कलर से, ये लाइन बंगाल को डिवाइड करने को लेकर के है। तो मैंने पिछले सेशन में बंगाल विभाजन की पूरी कहानी आपको बताई थी। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, 7 जुलाई को स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया था, ठीक है। ये देखिए, अभी महात्मा गांधी का आगमन नहीं हुआ। जो नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो लीडर थे, इनके द्वारा देश भर में राष्ट्रव्यापी एक स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। लेकिन इसका प्रभाव बंगाल में ज्यादा रहा। वैसे कुछ जगहों पे यह आंदोलन और विस्तारित हुआ, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव बंगाल में ज्यादा रहा, क्योंकि बंगाल विभाजन था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा था। तो ये जो है आपका एक डेट है 7 अगस्त 1905, इस दिन स्वदेशी आंदोलन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, ठीक है। और 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस के तौर पे भी मनाया गया था। तो यहां पे मैं बहुत गति से आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। देखिए, 19वीं शताब्दी में आपको पता है कि राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, बहुत गति से भारतीयों के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा का उदय हो रहा था। और इसके पीछे कई सारे कारण थे। सामाजिक कारण भी थे, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन के लीडर्स भी लगे हुए थे। आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, और सभी लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने के लिए लगातार लगे हुए थे, ठीक है। अब ये जो बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद था, इस राष्ट्रवाद को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो पूरा राष्ट्रवाद था आपका, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, इस राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की गई, ठीक है। अब इस राष्ट्रवाद को दबाने के पीछे वायसराय ने सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दे। मैंने आपको ये चीज बताई थी। और ये ब्रिटिश सरकार भारतीयों की किसी भी बात को नहीं मांगते थे, जो भी डिमांड थी, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस एक तरीके से कोई भी चीज को संवैधानिक तरीके से सुलझाना चाहती थी। अंग्रेजों से था कि कोई डिमांड करेंगे वो पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इनका औपनिवेशिक स्वरूप अंग्रेजों का निकल के सामने आ गया, ठीक है। इसी दौरान जो है हमारे मन में यह भावना आ गई कि अब हमें आजाद, जब हम होंगे, एक आजाद मुल्क में सांस लेंगे, तभी हमें अपने देश में हमारे राइट मिल पाएंगे। तो अंग्रेजों से जो हमारा भरोसा था वो धीरे धीरे टूटता चला गया। इसके बाद लगातार शिक्षा का प्रसार हुआ, जनता में जागरूकता पैदा हुई, ब्रिटिश नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा हुई कि कैसे हमारे धन को जो है विदेशों में ले जा रहे हैं, हमारे देश को कंगाल किए दे रहे हैं, गरीब किए दे रहे हैं। तो और बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी थे। इसी समय विश्व के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे तुर्की हो, चाहे फारस हो, चाहे चीन हो, यहाँ पे हर जगह राष्ट्रीय आंदोलन का काल चल रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन बड़े स्तर पे हो रहे थे और इस आंदोलनों में हम ये देख पा रहे थे कि अंग्रेज पराजित भी हो रहे थे। जब अंग्रेज पराजित हो रहे थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा रूढ़िवादी नीतियां भी जो है इस समय बहुत सारी अपनाई गई। लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान अपनाए गए प्रशासनिक उपाय, जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम,
कलकत्ता निगम अधिनियम, मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के कारण देशव्यापी विरोध भी देखने को मिला। तो कहने का मतलब यह है कि स्वदेशी आंदोलन भी एक तरीके से बंगाल विभाजन कारण तो बना, लेकिन एक तरीके से देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी से पहले किया गया एक प्रयास था। बंगाल विभाजन एक कारण जरूर बना, एक बड़ा प्रयास था। ठीक है, तो आंदोलन की जड़ें कहां पे जुड़ी हुई थी? विभाजन विरोधी की। बंगाल विभाजन को रोक दीजिए, जो बंगाल विभाजन का निर्णय आपने 20 जुलाई 1905 को लिया था उसको आप रोक दीजिए। ठीक है, और यदि आप नहीं रोकेंगे तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब जब यह आंदोलन चालू हुआ, किसने चालू किया? नरमपंथियों के द्वारा, कांग्रेस की नरमपंथी शाखा के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया। क्या चालू किया गया? स्वदेशी मूवमेंट। डेट आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, 7 अगस्त 1905 को यह डेट आपकी, ठीक है, ये आपको डेट बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। ये हमारा एक तरीके से चरखा उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्यों हो गया अभी मैं बताऊंगा। अब इस समय बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं थी, जैसे एक पत्र पत्रिका थी संजीवनी, एक पत्रिका थी बंगाली, एक थी हिताबादी एक पत्रिका थी। ऐसे बहुत सारे पत्रिकाओं के द्वारा जनता में जो है सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सारी जो है आपके प्रेस रिलीज की गई, कई सारी जो है जनसभाओं का आयोजन किया गया, और इसके बाद बंगाल के विभाजन के विरोधी सभाओं का आयोजन किया गया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। ठीक है, ये सारे कार्य किए गए। अब एक बार ध्यान से हमें समझना है कि होता क्या है। ठीक है, पूरे के पूरे ये चरखा देख रहे हैं ना, इतनी जनता देख रहे हैं उमड़ी हुई, और ये आप चरखा देख रहे हैं। ठीक है, ये जनता और चरखा उस समय एक प्रतीक बन गया था आंदोलन का। जब बंगाल विभाजन की बात हुई तो 1905 में अगस्त में टाउन हॉल, कलकत्ता में एक जगह है, टाउन हॉल पे एक विशाल बैठक बुलाई गई और उसमें स्वदेशी मूवमेंट की औपचारिक घोषणा कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या? जो विदेशों में बनने वाले कपड़े थे, ठीक है, उनका बहिष्कार कर दिया गया। भैया हम मैनचेस्टर के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम जो है लिवरपूल में बनने वाले नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां से नमक बन के आता था, बताइए, लिवरपूल से नमक बन के आता था भारत में, जबकि इतनी बड़ी तटरेखा थी हमारे पास। ठीक है, भारत के जितने भी लोग थे सब वंदे मातरम के गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक गीत लिखा गया था आनंद मठ में, वंदे मातरम, तो उसको लेकर के सब उत्साहित हो गए, गीत गा गा करके लोग जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के दौरान, इसी दौरान एक गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, आज जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, तो अमार सोनार बांग्ला इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये मतलब लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर एक दूसरे को राखी भी बांधी थी, एकता का सूत्र दिखाया था। ठीक है, शुरुआती दौरान पे देखे तो इसका ज्यादा प्रभाव बंगाल में ज्यादा था, बंगाल में ही था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव, मतलब उनके नेतृत्व में थोड़ा सा पूना में और बॉम्बे में ये जो है स्वदेशी मूवमेंट चला। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह के चाचा जी। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में, सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। फिर से एक बार मैं लीडर्स के नाम बता रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। स्वदेशी मूवमेंट ज्यादातर केंद्रित बंगाल में रहा, लेकिन जो भारत के बड़े बड़े राष्ट्रवादी केंद्र थे जैसे बंबई और पूना, यहां पर बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में लीड कर रहे थे, सैयद हैदर रजा दिल्ली में लीड कर रहे थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने लीड कर रहे थे। तो ये सब जो लोग जो है लीड कर रहे थे जगह जगह पे, थोड़ा बहुत इसका विस्तार भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करने पे इन्होंने क्या क्या काम किया? ठीक है, इन्होंने कई सारे काम किए। सबसे पहली बात, 1906 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, दादा भाई नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, पहली बार स्वराज्य की मांग यहीं से निकलती है। कहां से निकलती है स्वराज्य की मांग? यहीं से। 1906 में दादा भाई नेहरू के द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन जो आयोजित किया जाता है, उसमें स्वशासन या स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित किया जाता है। यह ध्यान कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कौन से लक्ष्य को? स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित कर दिया जाता है। स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित कर दिया जाता है। कब घोषित किया जाता है? 1906 में, कि भैया हमें स्वराज्य चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए। ठीक है, और इसी दौरान कांग्रेस में जब उन्होंने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट पे अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन बहिष्कारों का, तो उग्रवादी कट्टरपंथी एक ग्रुप का जन्म हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, तिकड़ी बोली जाती है ना आपकी, लाल बाल पाल की। तो इन्होंने जो है
1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था उसमें भी काफी सारा कारण है। तो कई सारे कट्टरपंथी या उग्रवादी, यहीं से कांग्रेस का उग्रवादी चरण भी चलता है, जिसमें उनके विचार, उनके डिमांड कि भैया अब हमारी स्वतंत्रता से अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे। इस माइंडसेट के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब एक बार देखिए, बहुत सारी चीजें हुई, छात्रों ने अपना स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, सब आंदोलन पे आ गए। इसके अलावा जो है पुलिस के द्वारा, जो है महिलाओं के द्वारा घरों में रह करके, और जो शराबबंदी और ये थे, यहाँ पर रह करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम वर्ग ने भी आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। तो काफी लोग जो है इस आंदोलन से जुड़े रहे। तो प्रभाव अंततोगत्वा इसका क्या हुआ? इसका प्रभाव यही हुआ कि अंग्रेजों का सामान आना बंद हो गया ज्यादा, क्योंकि हम प्रयोग ही नहीं कर रहे थे, हम तो बहिष्कार कर रहे थे। कांग्रेस के दूसरे चरण का विकास हो गया, उग्रवादी चरण जो कांग्रेस का, उसका विकास हो गया। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, इसमें स्वदेशी मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और इसी समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और कई सारे सुधारों के, मार्ले मिंटो सुधारों में भी गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत बड़ा योगदान था। उनके द्वारा ही ये पूरे सुधार जो है इस्टेब्लिश किए गए थे। लेकिन इसमें अंग्रेजों ने और फूट डाल दी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में पृथक निर्वाचक मंडल की बात 1909 के अधिनियम में कर दिया जाता है। स्वदेशी संस्थानों की स्थापना बहुत सारी होती है, ठीक है। शांति निकेतन बनाया जाता है, बंगाल में नेशनल कॉलेज बनाया जाता है, कई सारे राष्ट्रीय स्कूल बनाए गए इस दौरान पे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रेरित किया गया, स्वदेशी उद्योगों को लगाया गया, ठीक है। विदेशी विक्रेताओं का बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन 1908 तक स्वदेशी आंदोलन दमित कर दिया गया। दूसरा, 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, सूरत फूट, ये मैं आने वाले सेशन में अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो 1908 तक सरकार के द्वारा हिंसक कार्रवाई के द्वारा इस आंदोलन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है। इस कारण से पूरी तरीके से आपका असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो बंगाल विभाजन को फिर खत्म कर दिया जाता है। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल में आते हैं, ठीक है। 1911 में कौन आता है? लॉर्ड हार्डिंग। (1911) में लॉर्ड हार्डिंग आते हैं बंगाल। कब आते हैं? लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। और इन्होंने बंगाल और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत बनाने की बात कही। मुस्लिम वर्ग इस घोषणा से खुश नहीं था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। आपको पता है यहीं से राजधानी भी वो हो गई, राजधानी। मुस्लिम वर्ग चाहता था कि बंगाल का विभाजन बना रहे, ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन 1911 में समाप्त कर दिया जाता है और दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है, ठीक है। इस पे दिल्ली को राजधानी पे मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था स्वदेशी मूवमेंट। आपको रफली कुछ चीजें मैंने आपको बताई। डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था आपका स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला सब्जेक्ट चलते हैं, पॉलिटी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। बहुत फास्ट करेंगे। पॉलिटी में देखो, मैं अब आपको चाह रहा हूं, भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, तो मैं आपको कुछ रैंडम आर्टिकल याद करवा देता हूं। क्लास में ही आप कुछ आर्टिकल प्रमुख याद कर लीजिए, ठीक है। सारे तो आर्टिकल मैं आपको यहां पे याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि सारे आर्टिकल बहुत सारे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद करा देता हूं, ठीक है, उतने आप याद कर लीजिए। 5-5, 6-6 आर्टिकल मैं आपको डेली याद कराऊंगा। तो कुछ मतलब मैं चाह रहा हूं कि आपको 100 आर्टिकल भी याद करा दिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कुछ आर्टिकल देखते हैं। एक आर्टिकल सबसे पहले मैं थोड़ा सा रैंडम आर्टिकल उठाऊंगा। आर्टिकल 368 भाग 20 में दिया गया है आपका। भाग 20 में आपका आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति, दोनों चीजें हैं ये, प्रक्रिया एवं शक्ति। अभी आपको पता है 128वां संविधान संशोधन विधेयक आया है ना, और ये पारित भी लगभग हो ही जाएगा। अभी राज्यों के विधानमंडल से जो है, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे हम नारी शक्ति बंधन विधेयक कहते हैं, तो 128वां संविधान संशोधन आया है। आर्टिकल 368 के तहत ही उसको जो है अमेंड करके संविधान में एक पर्टिकुलर आर्टिकल जोड़ा जाएगा। पर अभी लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, अब राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडलों से पारित कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य विधानसभाओं का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। संविधान को हम 2 तरीके से जो है पारित करा सकते हैं, संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक कठोर तरीका है, और जो मतलब उपस्थित कुल मतदान, अब इसको लेकर के मैं डिटेल से आपको बताने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें 2 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है कुल का बहुमत,
कुल सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत तथा बहुमत तथा उपस्थित और मतदान का। अभी जो आपने यदि नारी शक्ति विधेयक को आपने देखा है ना, महिला आरक्षण बिल को, तो निश्चित तौर पे इसी प्रक्रिया के तहत हुआ। उपस्थित तथा मतदान का 2/3 बहुमत, ये सबसे ठीक है। और कुछ में, एक तो तरीका ये है, कुछ में जो है आधे राज्यों का क्या करना पड़ता है, आधे राज्यों का, हमें आधे से अधिक राज्यों का भी बहुमत लेना पड़ता है, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, जहां पे राज्यों का मामला जुड़ा होता है। तो जैसे ये महिला आरक्षण विधेयक था, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण देना था महिलाओं को, तो इसलिए अभी राज्यों की विधानसभाओं में बिल गया हुआ है, वहां से पारित होगा और फिर आएगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं आपके आर्टिकल 368 में। तो आर्टिकल 368 सिंपल से याद रखिएगा, हमारे संविधान ने हमारी संसद को एक पावर दी है, एक अथॉरिटी दी है कि संसद क्या कर सकती है, संविधान को अमेंडमेंट कर सकती है। मतलब संसद को एक पावर है कि वो संविधान को अमेंडमेंट करे। तो आर्टिकल 368 के तहत पावर दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भाग 20 में है। एक तो ये आर्टिकल याद कर लो, ठीक है। अब 3 आर्टिकल और याद करा रहा हूं, ठीक है। 352, 356 और 360, 3 आर्टिकल ये आपके जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति की आपातकालिक शक्ति। ये क्या है, आपातकालिक शक्ति। देखो, देश को हर परिस्थिति में, हमारा देश में लोकतंत्र और संविधान हमेशा जिंदा रहे, उसी उद्देश्य से पूरा का पूरा हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा चीजों को बनाया गया है, ठीक है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। जितने लोग आते हैं सेशन को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मुझे बोलना ना पड़ा करे, सेशन को लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। अब देखो 3 आर्टिकल को थोड़ा सा फास्ट याद कर लो। 360 तो आपका वित्तीय आपातकाल है, आज तक ये कभी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल है, भगवान न करे कभी इसकी नौबत आए हमें। 1956 में राष्ट्रपति शासन, ये आपका राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में लगता है आपका ये 1956 राष्ट्रपति शासन है जो कि राज्यों में लगता है, ठीक है। और 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, जब देश में 3 प्रमुख कारणों से ये लगता है, कभी कोई दूसरा देश हमें युद्ध कर दे, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, पहला। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरे देश के द्वारा आक्रमण, जिसे हम बोलते हैं बाह्य आक्रमण, हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी है कि यदि हम किसी से युद्धरत हो जाएं, मान लीजिए भारत ने युद्ध छेड़ दिया, हम युद्धरत हो जाएं और देश के अंदर सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हो जाए, शस्त्र के साथ सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और जब भी कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाना होगा किसी भी हिस्से में, पूरे देश में लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल और किसी भी हिस्से में लग सकता है। और जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बनेगी तो 2 आर्टिकल आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। एक आर्टिकल 352 के तहत, 352 का प्रभाव क्या पड़ता है, 2 आर्टिकल हैं आपके, एक आर्टिकल है 358, दूसरा है 359। जैसे ही 352 लगेगा, 352 2 कारणों से यदि लगेगा, एक तो बाह्य आक्रमण, ठीक है, और दूसरा कारण है आपका यदि हम युद्धरत हो जाएं किसी देश में। तो जैसे इन 2 कारणों से मतलब 352 लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो तुरंत ही आपके मौलिक अधिकार जिनमें से आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें, तो बाकी जो मौलिक अधिकार हैं आपके, ठीक है, जिनमें से आर्टिकल 19 आपका तुरंत चला जाएगा, खत्म हो जाएगा आर्टिकल 19। 20-21 कभी नहीं खत्म होते, है ना, 20-21 आपके कभी नहीं खत्म होते, लेकिन आर्टिकल 19 आपका तुरंत 358 लग जाएगा, ठीक है। अब यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह लगता है कि बात सिर्फ आर्टिकल 19 से नहीं बन पा रही है और भी हमें मौलिक अधिकारों को खत्म करना पड़ेगा देश के नागरिकों के, तो अनुच्छेद 359 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करके बाकी के भी आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। ये मैंने 2 आधार बताए।
मान लीजिए देश में आपातकाल सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के हिसाब से लगता है, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के हिसाब से लगता है, यदि ये कारण बनता है तो क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक, इससे क्या होगा? एक तो पहली बात 358 नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि 358 तो आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है। आर्टिकल 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आर्टिकल 20 भी जिंदा रहेगा, 21 भी जिंदा रहेगा और 19 भी जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देश के नागरिक हैं। सशस्त्र आंतरिक विद्रोह तो ये कर रहे हैं लेकिन देश के नागरिक हैं। यदि इनके बोलने का अधिकार छीन दिया गया तो और विद्रोह बढ़ जाएगा, है ना, तो इसका दमन नहीं किया जाएगा। तो बाकी 359 के तहत राष्ट्रपति जो आर्टिकल चाहे वो समाप्त कर सकते हैं आपके, बाकी आपके ये तीनों आर्टिकल आपके जिंदा रहेंगे। क्लियर है सभी को? बेसिक तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक तो 368 बताया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया याद ही होगा आपको। 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल बताया। 356 राष्ट्रपति शासन है। राज्यपाल एक रिपोर्ट सौंप देता है केंद्र सरकार को कि राज्य में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, तो ऐसे में राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और वहां के पूरे शासन प्रशासन को संसद ले लेती है और केंद्रीय कार्यपालिका ले लेती है। फिर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं और चुनाव जैसी परिस्थितियां बनाते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे ये लगता रहता है 356, है ना। कई बार दुरुपयोग भी किया जा सकता है 356 का, इसको भी अलग मुद्दा है ये। तो 360 में वित्तीय आपातकाल है, आज तक नहीं लगा। 1990 में एक बार स्थिति बनी थी हमारी, लेकिन कभी लगाया नहीं गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आंतरिक अशांति अब खत्म हो गया। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन में अमेंड करके हमने सशस्त्र विद्रोह रख दिया है, ठीक है। अब आंतरिक अशांति वाला शब्द नहीं है यहाँ पे। पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये समाप्त हो गया है, ठीक है। तो ये आपके 4 आर्टिकल हो गए, 4 नहीं 3, ये 3 1 4 2 6 आर्टिकल याद करा दिए। 358 अब मतलब एक तरीके से आपका प्रभावी ये मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है ना। 352 का प्रभाव पड़ता है 358 में, आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। और 352 का प्रभाव पड़ता है जब सशस्त्र विद्रोह से लगता है। ये पता होना चाहिए किस माध्यम से लग रहा है। क्लियर है? स्पष्ट है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मतलब इतना रफली थोड़ा बहुत ये क्लियर नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 356 क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में। और 360 है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और 368 है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। इतने आपको याद कर लेने। हाँ ठीक। तो ये आपके संविधान से जुड़े हुए प्रमुख आर्टिकल हो गए। अब बाकी के आर्टिकल आगे करेंगे, ये क्रम चलता रहेगा। आर्टिकल मैं आपको करवाता रहूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये अनुच्छेद हो गए। अब चलते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी। पीछे देख रहे हैं आप, मुझे बताओ ये क्या है? पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये क्या है? थोड़ा सा एक बार बताओ, ये क्या है? आप लोग कोयला तो नहीं लग रहा आप लोगों को? दरअसल कोयला नहीं है, ये बता देता हूं। तो अब कोयला नहीं है तो क्या है? अभी इससे पहले मैंने 1-2 सेशन में आपको बताए भी थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हम पढ़ने जा रहे हैं जो धात्विक खनिज हैं, खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं भाई अजय सिंह जी, कोयला नहीं है ये। पता है क्या है? ये लोहा है, ये आपका लौह अयस्क है। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी ये लोहा जैसा तो नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज क्लियर करता हूँ आपको। जितनी भी हमारी भूगर्भिक चट्टानें हैं, आप सभी जानते हैं कई प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, है ना। जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, ये सब जानते हैं। टर्सरी क्रम की चट्टानें, क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें, ऐसे करके चट्टानों का एक क्रम है भारत में। ये तो जानते हैं ना सभी लोग, चट्टानों का एक क्रम है ना। तो जो चट्टानें होती है ना, तो चट्टानों में कोई भी धातु शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ज्यादातर पाया जाता है आपका लोहा। तो चट्टानें कोई शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती हैं। चट्टानों के साथ कोई भी अयस्क होगा वो मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब इसका निष्कर्षण किया जाता है ना,
निश्चित ताप पर इसको गर्म करके पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद शुद्ध रूप में धातु प्राप्त होती है। ठीक है, पिघलाने के बाद शुद्ध रूप में इसमें धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लोहा ही है। आप लोग एक बार सर्च करिएगा इंटरनेट में। देखो, लोहा अयस्क को लेकर थोड़ा सा यहां पे बताता हूं। 4 प्रकार का लौह अयस्क होता है। लौह अयस्क, मैं यहां पे थोड़ा सा लौह अयस्क से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको यहां पे बताऊंगा। ये टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला जो सबसे शुद्ध रूप है, भारत में भी पाया जाता है, वो है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ये तो दोनों सबसे शुद्ध रूप है और भारत में ज्यादा मात्रा में यही पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तीसरा होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट, और चौथा आपका होता है, इसको बोलते हैं हम सीडेराइट। ये लौह अयस्क है, आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो शायद वहां पढ़ा हो। ठीक है, ये टोटल 4 आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब मैग्नेटाइट आपका, मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सबसे उच्च कोष्ठ के लोहा होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में मतलब पर्याप्त है, ऐसा भी नहीं कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मैं एक बार आपको बताता हूं कि कहां कहां पे इसका वितरण है। पहली बात, जो हमारे देश में लोहा पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये लोहा है आपका। ठीक है, अब इसको जब निष्कर्षण करेंगे, लौह अयस्क है, लोहा नहीं है, लौह अयस्क है, बाद में निष्कर्षण किया जाता है इसका। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से खदानें होती हैं बड़ी बड़ी, जहां पर पाया जाता है। अब कहां कहां पे पाया जाता है? पहली बात तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर धातुएं पाई जाती हैं ज्यादातर। भारत में लौह अयस्क भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, और भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण शैली है। सबसे ज्यादा जो है जो धातुएं पाई जाती हैं और आर्थिक दृष्टि से सबसे महंगी जो धातुएं पाई जाती हैं वो यहीं पाई जाती है, धारवाड़ क्रम में। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 4 जगहों पर पाया जाता है लोहा। 4 जगह में से कौन कौन सी? नंबर 1, 4 स्थान में आपको बता रहा हूं, फिर आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। रुक जाइए, इसमें मानचित्र भी होगा, ये मानचित्र से समझ लीजिए। मानचित्र से समझ लीजिए, दिख रहा है मानचित्र सभी को? संभवतः दिख रहा होगा। देखिए, 4 जगह हैं आपका। सबसे पहला है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये आप देख पा रहे हैं इधर, ये आपका है झारखंड। ये आप देख पा रहे हैं ना, झारखंड, ये वाला रीजन, झारखंड और उड़ीसा, इस रीजन में लोहा पाया जाता है। जो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा पाया जाता है। इसको पहले उसमें लिख लीजिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोहा पाया जाता है। ठीक है, अभी आएंगे कौन सा स्टेट क्या नंबर 1 है उस पर बात करेंगे। ठीक है, नंबर 1 है, इसमें झारखंड और उड़ीसा आते हैं। पहले कैटेगरी में आपका ये, मैं झारखंड प्लस उड़ीसा कर देता हूं, झारखंड प्लस ओडिशा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोहा मैं आपको बताऊंगा 1-2 क्लास में। देखो, एक क्लास में तो मैं ज़्यादा फैक्ट नहीं दूंगा, ज़्यादा फैक्ट दूंगा फिर अगले क्लास तक में फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सब हो जाएगा, बस ये कि जितना फैक्ट आपको बताऊं उतना ही फैक्ट आपको जानना है। दूसरा है ये मध्य भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे है मध्य भारत। मध्य भारत में आपका जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है। तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है आपका, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तीसरा नंबर है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला भारत देख रहे हैं ना, ये तीसरा नंबर है, यहां पर भी लोहा पाया जाता है। तीसरा नंबर ये है। और जो चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर लोहा कहां पाया जाता है? अन्य छिटपुट क्षेत्रों में। कुछ आपका आंध्र प्रदेश में पाया गया, कुछ आपका जो है तो मतलब वो अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी आपकी लोहा पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, हरियाणा में भी छोटा मोटी जगह है, पश्चिम बंगाल में। तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो 3 स्थान है, बाकी चौथा छुटपुट एरियाओं में फैला हुआ है आपका लोहा। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र। अब लौह अयस्क को लेकर जहां पे लोहा पाया जाएगा वहां पे खाने पाई जाएंगी, कई सारी खाने भी हैं इसको लेकर के। तो पहले नंबर पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा यहाँ पे भी पाया जाता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका जो है महाराष्ट्र वाला रीजन
प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा वाला क्षेत्र, ये जो गोवा है ना आपका, यहाँ पर भी चित्रदुर्ग और यहाँ पे कई सारी खाने हैं, एक बार देखेंगे। ठीक है, कर्नाटक गोवा मिला दे तो शिमोगा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, है ना, गोवा में मुर्मू गोवा हो गया, ऐसी कई सारी खाने यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये लोहा के स्थान है। देखो ऐसे ही अन्य जितने भी धातु है ना, सबके स्थानों को लेकर मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, जब आएगा टाइम पीरियड तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको मजा आए। छत्तीसगढ़ में एक खान है आपकी जिसका नाम है बैलाडीला की खान, याद कर लो। देखो अब ये मैं आपको एग्जाम व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक खान है जिसको हम बोलते हैं बैलाडीला की खान। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है कि बैलाडीला की खाने क्या है। बैलाडीला में लोहा पाया जाता है खूब। बैलाडीला की खान लॉयस्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। किस प्रकार का? मैग्नेटाइट लोहा भी पाया जाता है, हेमेटाइट भी है पर मैग्नेटाइट भी पाया जाता है। लोहा यहाँ पे पाया जाता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है, और सबसे उच्चतम कोटि का लोहा यहाँ से पाया जाता है। बैलाडीला की खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। सबसे बड़ी क्या है? मशीनीकृत खान है। मशीनीकृत खान है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बैलाडीला की खान। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बैलाडीला की खान, ठीक है, सबसे बड़ी खान है, ठीक है, क्लियर है। और यहां से जितना भी जो बैलाडीला की खान है, यहां से जितना भी लोहा आपका निकलता है, मैं एक बार बताता हूं, जितना भी लोहा होता है ये है आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए ये है आपका लोहा वाला क्षेत्र, ये है बैलाडीला की खान यहाँ पे। तो ये सारा लोहा यहाँ पे नजदीकी जो पोर्ट पड़ता है वो पड़ता है विशाखापट्टनम। ये सारा का सारा लोहा यहाँ से कच्चा लोहा है विशाखापट्टनम जाता है, और विशाखापट्टनम से चला जाता है जापान। जापान भेज देते हैं, एक्सपोर्ट हो जाता है लोहा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एक तो बैलाडीला की खान हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब बैलाडीला की खान आपको कभी भूलेगी, दिमाग को बैठा लेना है, बैलाडीला भूलना नहीं चाहिए आपके, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद आगे की खाने मुख्य बताऊंगा, जैसे कुद्रेमुख हो गया आपका, ठीक है, नाथरा की पाल हो गया, जितनी भी महत्वपूर्ण खाने वो मैच द फॉलोइंग में आपको गलती नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को समझ में आ रही है ना बातें? और सब लोग लिखते भी जाओ साथ साथ। तो लॉयस्क में मैंने 2-3 बातें आपको बताई। पहले तो बताया कि लोहा जो होता है इसकी 4 प्रमुख जो है अयस्क पाए जाते हैं। ये चारों अयस्क से क्वेश्चन पूछ लेता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। और ये निम्न कोटि का, हेमेटाइट मैग्नेटाइट उच्च कोटि के हैं। मैग्नेटाइट में जो है चुंबकीय गुण भी होते हैं, ठीक है। और लिमोनाइट और सिडेराइट जो आपके हैं ये दोनों लोहा कैसे होते हैं, ये जो है आप देखिए ज्यादातर आपके यहाँ पे घर पे जो लोहा होता है उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबक का गुण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो लोहा से अभी आगे और भी हम सेशन को देखेंगे, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगला है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट को एक बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरा इन्वायरमेंट को लेकर के, और मैं एक चीज, आप लोग भी इस चीज को करेंगे, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए गए, और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रयास सीमित नहीं है, हमारे भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास किए गए बहुत सारे। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कई सारे अधिनियम पारित किए गए। उन्हीं में से एक बहुत ही शानदार अधिनियम है आपका 1986 का अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम से जितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में पता नहीं आयोग को क्या प्यार है, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित हुआ? 1986 में ही पारित हुआ आपका। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जितने भी अन्य अधिनियम या कोई भी चीजें हैं सब इसी अधिनियम के अंतर्गत होती हैं, इसलिए इसको हम छाता विधान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छाता विधान। इसको दूसरा नाम कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि छाता विधान क्या है, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का ही दूसरा नाम है, ठीक है। देखिए वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहला मानव और पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। और इसी सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, उसी को जो है कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए भारत सरकार ने भी
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। ठीक है, अब यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह पावर देता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, पर्यावरण के लिए पर्यावरण प्रदूषण करना, पर्यावरण नियंत्रण को लेकर के जो उपाय किए जा सकते हैं उनको उपाय किया जाए। और आपको मैं एक चीज और बता सकता हूं, 1984 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भोपाल में, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। 1984 घटना है, मिथाइल आइसोसाइनेट उसका रिसाव हुआ था और उस रिसाव के बाद जो है काफी बड़ी संख्या में लोग खत्म हो गए। गांव के गांव जो है पूरा यूनियन कार्बाइड करके एक कंपनी थी, वहां पर जो उसके प्लांट में जो है एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। और उसके बाद भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है आपका 253, ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। तो इसमें गति क्यों आई? क्योंकि देखो स्टॉकहोम सम्मेलन तो 1972 पे हुआ, लेकिन भारत में क्या होता है ना, जब तक कोई घटना नहीं हो जाती है ना, जब तक कोई घटना नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी और ये 1986 में इसलिए तुरंत अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत पर्यावरण को सुधारना है, हमें इसे बेहतर बनाना है, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करना है, उसको नियंत्रित करना है, उसके उपशमन के लिए बहुत सारे उपाय, ये सारे राइट्स जो है ये अधिनियम देता है। ठीक है, तो ये आपका पारित किया गया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अन्य कानूनों के समन्वय को बनाने में यह सही मार्गदर्शन प्रदान करने में भूमिका उपलब्ध कराता है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी, उस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि 1986 का जो अधिनियम बना है इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। आप इस समिति का नाम भी लिख लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति बनाई गई थी। ठीक है, 1986 में, और इस समिति के द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। 22 जुलाई 2010 को अपने गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी के द्वारा इसका जो है एक तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, और इस कमेटी के ने ही बहुत जो है हद तक ये पूरा का पूरा अधिनियम पारित कराया था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इसमें जानकारी देते हैं, बाकी इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बता दूंगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है आपका? पर्यावरण संरक्षण के लिए छाता विधान है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आ जाइए बायो में, बायो के टॉपिक पे आ जाइए। आशीष यादव, इतनी जल्दबाजी मत किया करो, आप कोई भी चीज को लेकर तुरंत, मैं जब बोल रहा हूं मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, और नहीं थोड़ा गूगल कर लो कोई भी चीज को लेकर के, है ना। हर चीज को लेकर के यहाँ पे क्रमबद्धता है, पढ़ाने का एक तरीका है, उस हिसाब से चलिए ना थोड़ा सा, नहीं तो मेरा इंटायर वीडियो देख लीजिए, वहां पे सारे आर्टिकल पढ़ा डाले हैं संविधान की, इतनी जल्दबाजी है तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां पे, आप देखिए यहां पे जीव विज्ञान। देखो जीव विज्ञान में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जीव विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं ना तो कई ब्रांचेस के तहत करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के ब्रांचेस से क्वेश्चन आते हैं आपके, शाखाएं और उपशाखाओं से, कि जीव विज्ञान में किस शाखा के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको जीव विज्ञान की शब्दावली बहुत सारी पढ़ाई है ना, तो शब्दावलियां तो आप लोगों ने लगभग ये रट ली होंगी, वो शब्दावलियां भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन उनसे आते हैं। आज जो है आज के सेशन में मैं आपको कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है ब्रांचेस पढ़ाऊंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था के काल प्रभावन में सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। ठीक है, मतलब जैसे हम वृद्ध हो जाते हैं ना, समय के साथ साथ हमारी वृद्धावस्था आ जाती है, तो वृद्धावस्था के बाद कैसे हमारे ऊपर जो है, कैसे हमारा शरीर चेंज होता है, बदलाव आता है शरीर में, है ना, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक कैसे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, उसको लेकर हम पढ़ते हैं जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जेरेंटोलॉजी याद रखिएगा वृद्धावस्था से, वृद्धावस्था में काल प्रभावन जो होता है, हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं, जैविक चेंज आते हैं, सामाजिक चेंज आते हैं, संज्ञानात्मक चेंज आते हैं, मनोवैज्ञानिक चेंज आते हैं, सारे हम जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका पेडोलॉजी। पेडो, ये आपका मृदा से जुड़ा हुआ है, आपको पता है पेडोलॉजी।
पेडोलॉजी भी जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके तहत हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मृदा कैसे बनती है, कैसे मृदा के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी क्या है, ये सब का अध्ययन हम लोग करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो दूसरा आपको याद रखना है पेडोलॉजी। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्या है? ये है फिजियोलॉजी। आप देखते हैं ना, कई बार आप देखते होंगे आसपास कई सारे डॉक्टर भी होते हैं जो फिजियोथेरेपी करते हैं, है ना। फिजियोथेरेपी मतलब शरीर के जितने भी हमारे विभिन्न अंग हैं, ठीक है, ये कैसे कार्य करते हैं और इनकी कार्यविधि क्या है, इस सब का अध्ययन जो है हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, शरीर के कार्य अंगों का अध्ययन कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है, ये सब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी लोग? नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। ठीक है, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशानुगत का अध्ययन करते हैं हम लोग जेनेटिक्स के माध्यम से। जो जीव जंतु होते हैं उनके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। ये सारा अध्ययन हम लोग करते हैं जेनेटिक्स के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है? जेनेटिक्स आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, वो सब किस तरीके से आनुवांशिक लक्षणों को, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जैविक लक्षणों को कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे वंशगति चलती है, ये सब हमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका इकोलॉजी। आप लोग पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एक शब्द आता है इकोलॉजी। ये मैं आपको पर्यावरण वाले टॉपिक में भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है। दरअसल इकोलॉजी क्या है, देखिए हम अपने ग्रह पृथ्वी में रह रहे हैं। पृथ्वी को पर्यावरण ने चारों तरफ से घेर रखा है। पृथ्वी हमारा आवास स्थल है। क्या है? हमारा आवास स्थल, हम इसमें रहते हैं। आवास स्थल हमारा घर है। पृथ्वी हमारा घर है, आवास स्थल है। तो इसमें जो हमारा आवास स्थल है, इसमें पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण किस तरीके से इसको प्रभावित करता है, इसका अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, मतलब हमारे आवास स्थल में सजीवों के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम सब इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इकोलॉजी। नेक्स्ट अगला चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक पत्ता है आपका, है ना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैलियोबॉटनी, मतलब पादप है, पादप जीवाश्म है। क्या है आपका? पादप जीवाश्म। पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं इसके माध्यम से, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पादप जीवाश्मों का अध्ययन कैसे करते हैं हम लोग? पैलियोबॉटनी के अध्ययन करते। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो कि जमींदोष हो जाते हैं जमीन के अंदर, है ना। तो जीव जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत। हम इसको जीवाश्मिकी भी बोलते हैं, पैलियोबायोलॉजी, पैलियोबायोलॉजी याद कर लेना है। पैलियोबॉटनी मैंने आपको बताया, ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों का अध्ययन करता है पैलियोबॉटनी, और पैलियोबायोलॉजी जो है जीवाश्मिकी, ये आपका जीव जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करता है। क्लियर है, स्पष्ट है? अब दो और आपको याद रखना है, एक तो बॉटनी है। ठीक है, बॉटनी क्या करता है? विभिन्न प्रकार के पादप और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। पादप एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, क्रियाकलापों का अध्ययन। पादप और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। ठीक है, बॉटनी। और दूसरा है आपका जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करता है। जूलॉजी करता है जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, ये काम करता है जूलॉजी।
ठीक है, जंतुओं का अध्ययन करता है, जूलॉजी। तो ये आपके बायो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण, ठीक है, डिस्कशन हो गए। अभी बायो को आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, चलता रहेगा हमारा ये। चलिए अब आगे चलते हैं इकोनॉमी वाले चैप्टर पे। देखो इकोनॉमी में मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले कैसे हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है 1934 में एक प्लान बनाया गया। उस प्लान को जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उस बुक में पहली बार भारत के लिए एक प्लानिंग की बात आई, ठीक है। आज हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग प्लानिंग का काम करता है, लेकिन नीति आयोग तक बात पहुंची कैसे, इसको लेकर हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो 1934 में पहले एम विश्वेश्वरैया के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने 1934 में आपको बताया था कि फिक्की एक संस्था है आपकी, फिक्की प्रपोजल आया था। उसके बाद 1938 में आपका जो है कांग्रेस योजना आती है। कांग्रेस योजना के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे, कांग्रेस योजना के बारे में पिछले सेशन मैंने आपको बताया था। 1938 में कांग्रेस योजना लेकर के आई जाती है। यदि नहीं बताया तो आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। मुझे दो तो याद है कि मैंने आपको फिक्की बताया, एम विश्वेश्वरैया बताया है, ठीक है। 1938 में कांग्रेस योजना लेकर के आई जाती है। कांग्रेस आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस योजना बोलते हैं, कांग्रेस प्लान, ठीक है। ये सब आजादी के पहले की संस्थाएं हैं। इसके बाद देखो, अभी मैं नीति आयोग से पहले योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, इन तीनों को अलग अलग करके बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो हम आगे जब हमारा आएगा, क्रम आएगा, तो हम पढ़ लेंगे उसको। तो कांग्रेस योजना लाई जाती है 1938 में, और इसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक समिति बनाई जाती है, राष्ट्रीय योजना सहित समिति। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति बनाई जाती है, ठीक है। एक कमेटी बनाई जाती है 1938 में, और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और इस कमेटी के बाद के जो रिपोर्ट आती है, फिर आज़ादी के बाद भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कुछ रिपोर्ट तो तुरंत आ गई थी, लेकिन इसके दस्तावेज बहुत बाद में 1949 में भी प्रकाशित किए गए थे। तो कांग्रेस योजना भी आपकी बनी थी। कांग्रेस योजना के बाद अगली योजना आपकी आया था बॉम्बे प्लान। अगला क्या आया था आपका? बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना कब आई? 1944 में, 1944 पे। ये भी आज़ादी के पहले है। देखो आज़ादी के पहले एक एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में, फिर 1934 में फिक्की प्रपोजल आया आपका, फिर 1938 में कांग्रेस प्लान आया, फिर बॉम्बे योजना आई। बॉम्बे योजना में बॉम्बे के 8 बड़े बड़े उद्योगपति इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। और इन 8 उद्योगपतियों के द्वारा ये योजना प्रभावित की गई। इनके द्वारा क्या बोला गया कि जो जमींदारी व्यवस्था, इसको समाप्त करिए, तीव्र औद्योगिकरण करिए, देश का औद्योगिकरण करेंगे तभी देश बढ़ेगा, ठीक है। और जो छोटे मध्यम और कुटीर उद्योग हैं, उसके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर को इनहेंस करिए, ठीक है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई से जनता को राहत मिले, इसका प्रयास करिए। तो ये सारे प्रयास जो है बॉम्बे प्लान के अंतर्गत किए गए थे। देखिए इसमें 8 बड़े उद्योगपति थे, ठीक है। इसमें बिरला थे, घनश्याम दास बिरला थे आपके, ठीक है। टाटा थे, बिरला थे, डालमिया थे, ठीक है। काफी सारे ये लिस्ट है यहाँ पे दी गई है, ये कुछ उद्योगपति थे आपके। तो इन उद्योगपतियों ने एक प्लान बनाया और इन्होंने कहा कि जमींदारी उन्मूलन वगैरह में देश जो फंसा हुआ है, जमींदारी खत्म करिए, ठीक है। कुटीर उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का और जो है इनका विकास करिए, औद्योगिकरण करिए देश का, ताकि लोगों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिल पाए, ये सब मिल पाए। तो ये एक बॉम्बे प्लान आया था आपका, ठीक है। तो एक प्लानिंग इन्होंने की थी। इसके बाद 1944 में एक और योजना आती है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, गांधीवादी योजना। इसको कौन तैयार करता? आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, गांधीवादी योजना को तैयार करने वाले हैं आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे, अग्रवाल। इन्होंने ये तैयार की थी आपकी, ठीक है। गांधीवादी प्लान जो आपका था 1944 में स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने भी कहा कि देखो गांधी जी का हमेशा यही था कि धन का विकेंद्रीकरण किया जाए, आर्थिक विकेंद्रीकरण किया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की तरफ इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात ध्यान दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये एक योजना आती है, ठीक है। और इसके बाद एक योजना और देख लेते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एम.एन. रॉय के बारे में आप सभी जानते हैं। एम.एन. रॉय संविधान सभा के बारे में सबसे पहली बार मत प्रस्तुत किया था। तो एम.एन. रॉय के द्वारा एक पीपल प्लान लाया जाता है। ये प्लान 1945 में लाया जाता है,
एम.एन. रॉय के द्वारा एक प्यूपिल प्लान, जिसको हम बोलते हैं जनता योजना, क्या बोलते हैं, जनता योजना, ये एम.एन. रॉय महोदय हैं, ठीक है। एम.एन. रॉय के द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया था 1945 में प्यूपिल प्लान। उद्देश्य यही था कि हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, औद्योगिकरण को भी साथ में लेकर के चलना है, प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर के मध्य संतुलन बनाना है। तो एक प्लान जो है आपका प्यूपिल प्लान आया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक लास्ट आपका जो है जो टॉपिक है इसके अंतर्गत एक आपका ये आया था प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड का प्लान आया था। यहां पे देखिए प्लानिंग एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड एक संस्था थी, योजना सलाहकारी परिषद, योजना सलाहकारी परिषद, ठीक है, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ठीक है। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के द्वारा 1946 में 1946 में ये प्लान लेकर के आया गया था और उद्देश्य यही था, मतलब इस समय देखिए आपकी एक कमेटी अंतरिम सरकार बन गई थी, कैबिनेट मिशन आ चुका था भारत में, तो योजनाओं और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना, उन पर सिफारिश करना, ये सारा काम आपका योजना सहकारी परिषद करती थी। एक कमेटी बना दी गई थी, अंतरिम सरकार के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। आपको पता है सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, लॉर्ड माउंटबेटन के पहले जो है लॉर्ड बेबल थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वायसराय के अलावा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और फिर पूरे मंत्रालय बने थे, तो उनके द्वारा ही योजना सलाहकारी परिषद बनाई गई थी, प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड, ध्यान रखिएगा। तो ये बोर्ड आपका जितनी भी योजनाएं और प्लानिंग होती थी, जैसे लाइक आज नीति आयोग है ना, आज़ादी के पहले ये बोर्ड था, 1946 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमी से जुड़े हुए टॉपिक थे। तो देखिए एक तो हमने एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के बारे में समझा, 1946 में बना था आपका ये, और ये भी प्लानिंग का काम करता था। ये प्यूपिल प्लान था, एम.एन. रॉय लेकर के आए थे 1945 में 10 साल के लिए। ये आपके सर्वे गांधी योजना थी, गांधी प्लान था 1944 में, आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा बनाया गया था, ये हमने डिस्कस किया। बॉम्बे योजना मैंने बताया था कि जो उद्योगपति थे आपके, उन उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था बॉम्बे योजना, ठीक है। तो बॉम्बे योजना भी 1944 में आई थी आपकी। इसके बाद आपका ये बायो से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी में पादपों से जुड़ा हुआ, ठीक है। पैलियोबायोलॉजी मैंने जीवाश्मिकी से जुड़ा हुआ है आपका, ये पैलियो बॉटनी है जो पादप जीवाश्मिकी है उससे जुड़ा हुआ है। इकोलॉजी में पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आपकी वंशानुगति। फिजियोलॉजी शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है आपका। पेडोलॉजी मृदा से जुड़ा हुआ है और जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था जुड़ा हुआ। आगे अभी इसके लिस्ट और करवाएंगे पूरे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था, जिसको हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद जो है हमने ये लॉ आईएस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा, लॉ आईएस का आप सबने पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें बताई, आगे भी बताऊंगा। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपको बताए, आर्टिकल 368, 352, 356, 358 भी बताया, 359, 360, इतने अभी पढ़े, फिर आगे देख लेंगे, ठीक है। और ये 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट आया था, उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मैंने कवर कराए हैं। आगे ये क्रम जारी रहेगा और इसके तहत मैं आपको चीज़ें करवाता रहूँगा। एक बार मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीज़ें पढ़ने में मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर के हम लगातार पहले चलेंगे। हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक का रिवीजन यहाँ पे हो जाए आपका, और शानदार तरीके से जीके जीएस आपकी तैयार हो जाए, ठीक है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। देखो मेरा अल्टीमेट गोल है कि ये उन सब बच्चों तक पहुंचे जो कि दिशाहीन है, जो पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे ही। तो आप लोग यदि थोड़ा सहयोग कर देंगे तो सब तक पहुंच जाएगी बात, है ना। और कई बार जो है यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता तो बच्चों तक सूचना नहीं पहुंच पाती, तो आप लोग हो मेरे लिए। आप लोग यदि थोड़ा थोड़ा प्रयास कर देंगे तो यही सेशन आपका विस्तारित हो जाएगा, पहुंच जाएगा। मैं आपके साथ हूं, आपकी परीक्षाओं तक आपके साथ रहूंगा, खूब पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले टॉपिक को, फिर अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।